खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल की 20 तारीख इतवार का दिन है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। सुबह आपके सामने आते हैं तो कोशिश करते हैं आपका हर खबर से बाखबर करें, उन खबरों से बाखबर करें जो अभी तक सुर्खियां बन रही हैं और पूरे दिन जिस पर तजिया तबसरा रहता है। वो खबरें जो आप हम तक पहुंचाते हैं, जिन पर आपका तजिया हम तक आता है और हम दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करेंगे जी हमारी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, क्योंकि ये नशरियात और अभी से लेकर रात देर गए तक की तमाम नशरियात हमारी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। और ये तमाम वो राब्ते हैं सोशल मीडिया के जहाँ पर आपकी और हमारी गुफ्तगू पूरे दिन रहती है। बराह रास्त और बिलवास्ता आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, मुख्तलिफ खबरों पर आप अपनी आरा रखते हैं और आपके आस पास जो कुछ हो रहा है उससे भी आप में बाखबर करते हैं और पूरे दिन हम दुनिया तक वो खबर भी पहुंचाते हैं। तो ये प्यार, ये मोहब्बत आप हमारे साथ बिल्कुल बांटते रहिए पूरे 10 बजे तक। आज भी प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से आखिरी 13 मिनट जो रहेंगे वो आपके और हमारे बीच के रहेंगे। आपके साथ आपके मामलात हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। फोन लाइन्स लगभग 9:45 पर खुलेंगी। लेकिन आज मशरिकी उस्ता से भी हम शुरुआत करेंगे। ईरान की सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएंगे। अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ क्या कुछ चल रहा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज तो बदल चुका है। बदलते मौसम के मिजाज के बीच अवाम कितनी मुश्किलों में शिकार है, कौमी शाहराहों का क्या कुछ सूरत हाल है, इस पर भी तफसील के साथ। और एक बड़ी खबर जो इस वक्त जम्मू सूबे से आ रही है, एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। कहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से जो हमारा एक पहला सेगमेंट होता है जी, हिस्ट्री ऑफ द डे। हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने आएगा, आसिफ रशीद आपके पास आएंगे और हिस्ट्री ऑफ द डे से प्रोग्राम का आगाज होगा। और उसके फौरन बाद हर उस बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे जो आप तक हम 10 बजे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। इतवार का दिन, साल 2025। आज छुट्टी ज़रूर है लेकिन यहाँ खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला दिन भर वक्फे से ही सही मगर जारी रहेगा। 8:39 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले वक्त हुआ चाहता है हिस्ट्री ऑफ द डे का। इतिहास के पन्नों में ज़रा कुछ मालूमात या चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और आज अंग्रेज़ी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक अप्रैल की 20 तारीख, साल 2025। लेकिन 1526 में आज ही के दिन बाबर ने पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी और दिल्ली से लोधी सल्तनत का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया। 1526 दिन आज का था। 1712 में मुगल हुक्मरान जहांदार शाह दिल्ली की गद्दी पर तख्त नशीन हुआ। आज के दिन जिम्मेदारी संभाली। 1881 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सालाबारी से 246 अफराद की मौत हुई। सरकारी रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है। और इसके तकरीबन 7 बरस बाद 1888 में उत्तर प्रदेश रियासत के अंदर ही मुरादाबाद में सालाबारी से जहां 246 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई, ये भी कहा गया कि 10,000 के करीब घर मुतासिर हुए। 1960 में एयर इंडिया के बेड़े में पहला जेट तैयारा बोइंग 707 आज के दिन शामिल हुआ। 2006 में भारत ने अपना पहला गैर मुल्की फौजी अड्डा तजाकिस्तान के अंदर कायम करने का ऐलान सरकारी तौर पर आज किया और ये एक सेट एग्रीमेंट के तहत चीज़ें हुई थी। 1946 में यूनाइटेड नेशंस या अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक़ा तंजीम लीग ऑफ नेशंस आज के दिन तहलील कर दी गई और नए सिरे से आज के दिन काम शुरू हुआ था, भारत की आज़ादी से तकरीबन चंद माह कबल। 1777 में न्यूयॉर्क ने एक आज़ाद रियासत के तौर पर नया कानून आज के दिन अपनाया। 1972 में कमांडर जॉन यंग की क़यादत में अमरीकी खलाई तैयारा अपोलो 16 चांद पर उतरा। साइंसी एतबार से अमेरिका ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए चांद पर आज के दिन कदम रखा और मुल्क की तारीख में यह अहम तरीन वाक़या ख़ास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। 1971 में भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जीता वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। 1878 में बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश आज के दिन हुई। तो आज बिलखुसूस उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए पूरे मुल्क के अंदर बड़े इदारों में, स्कूलों में प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं। और ये सिलसिला आज छुट्टी ज़रूर है लेकिन कई तंजीमों, गैर सरकारी तंजीमें ख़ास तौर से जो मुतहरिक है उनकी जानिब से किया जाएगा। 1997 में इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें वज़ीर आज़म बने। 1997 दिन आज का, तारीख 20 अप्रैल की। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन बातें हिंदुस्तान और आलमी तारीख में ये मालूमात और उसके बाद सीधा खबरों की तरफ चलेंगे।
इससे पहले मकामी खबरों पर हम आए, भारत के अंदरूनी मामलात पर गुफ्तगू शनीद करें। खबरें जरा बैनुल अक़वामी सतह से और मशरक़ वस्ता आपको लिए चलते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त भी मुज़ाकराती अमल जारी है। पहला मुज़ाकराती अमल का जो दौर था वो ख़त्म होने के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता ये जो मुज़ाकरात हुए हैं वो रोम के अंदर दूसरे मरहले के तहत हुए हैं। और इतलात के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू शनीद जब मुकम्मल हुई तो तामीरी इसको करार दिया है, यानी पॉजिटिव दोनों तरफ से रिस्पॉन्स किया। इसकी तस्दीक ईरान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से की गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि पैगामात का तबादला दोनों अतराफ से किया गया। तकरीबन 4 घंटे तक ओमान की सालसी में बिलवास्ता बातचीत हुई है। इनडायरेक्ट ये मुज़ाकरात चल रहे हैं। पहला दौर जो कि इससे पहले ख़त्म हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी नतीजे पर दोनों की तरफ से मुज़ाकरात ना पहुंचे तो फिर शायद ईरान पर इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक रोम के अंदर ओमान में सफ़ीर की रिहाइशगाह पर अमरीकी और ईरानी वफूद अलग अलग कमरों में बैठे और ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने पैगामात का तबादला किया। तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान संजीदगी से मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहा है और गैर कानूनी पाबंदियां काबिल एतमाद ज़मानतों के साथ हटानी होंगी, इसलिए उसकी जानिब से ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस वक्त नजर आ रहा है। ईरान के लिए जौहरी तकनीकी कामयाबी के तहफ़्फ़ुज़ जिसको लाजमी करार दिया गया है और ये कहा गया कि जो ख़ास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 20 तारीख के बाद धमकियां दी हैं, उनका शायद थोड़ा सा असर भी आप कह सकते हैं दिखना शुरू हुआ। और इस पर आयतुल्लाह अली ख़मेनी की तरफ से भी गुज़श्ता दिनों बयान जारी किया गया था, जो मस्बत पेशरफ होने के आसार बताती थी, इशारा कर रही थी। ओमान के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बातचीत ईरान के जौहरी हथियारों से पाक करने, पाबंदियों के खात्मे करने और पुरअमन जौहरी प्रोग्राम का हक देने पर मरकूज रही। इसी पर मैसेजेस एक दूसरे को दिए गए, अलग अलग कमरों में बैठे। लेकिन इस दौरान ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने एक दूसरे के मैसेजेस ईरान से अमेरिका, अमेरिका से ईरान तक पहुंचाए और दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का अगला दौर यानी थर्ड फेज मीटिंग्स का ओमान के अंदर ही होगा, जिसकी तस्दीक कर दी गई है। चलिए जनाब, बड़ी अहम खबर कि ईरान और अमेरिका का दूसरा मरहला जो जौहरी तनसीबात से मुतल्लिक था उसको मुकम्मल हुआ है और ईरान ने भी मस्बत इशारे दिए हैं, अमेरिका की तरफ से भी मस्बत इशारे मिल रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अब ये तीसरा मरहला जब मुज़ाकरात का होगा वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसके बाद आते हैं, ज़रा अमेरिका की बात बीच में आई है तो ज़रा अमेरिका की ही बात करते हैं और आपको बताते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलों का आगाज़ हो चुका है। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों के अंदर आज मुख्तलिफ मकामात पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आ रही है और अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहिरों में हज़ारों अफराद की शिरकत हो रही है। अमरीका में सदर ट्रंप और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ आज मुख्तलिफ रियासतों के अंदर एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, जिनमें हज़ारों अफराद की शिरकत भी हो रही है। यानी कल रात से ये शुरू हो गया है सिलसिला भारतीय वक्त के मुताबिक से और इस वक्त भी ये चल रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ वहां की अवाम ने एहतजाजी मुजाहिरे किए हैं। जिस तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो अमेरिका का है, जिस तरीके से टैरिफ आने के बाद मुसलसल वो गिर रहा है और अमेरिकी तिजारत पर जो है वो खतरात मंडला रहे हैं, उसको लेकर अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों के अंदर अब तिजारती अंजुमने, सिविल सोसाइटी और वकला की तरफ से एहतजाजी मार्च शुरू किए गए हैं और ये एहतजाजी मार्च आज पूरे दिन भारतीय वक्त के मुताबिक आज पूरे दिन भी जारी रह सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन समेत अमेरिका के दीगर शहरों में ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरों में कुल मिलाकर हज़ारों अफराद जो है वो शामिल हो रहे हैं और नई पॉलिसियाँ जिस तरीके से मुतारुफ कराई गई है, सेहत पॉलिसी हो, तालीमी पॉलिसी हो, वीज़ा पॉलिसी हो या फिर जिस तरीके से टैरिफ लगाए गए हैं, इन तमाम पॉलिसियों को लेकर अब यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरे जो है वो देख रहे हैं। इस बीच इत्तलात ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ में कांग्रेस जमात ने भी इस ज़िमन में ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्तलिफ मकामात पर डोनाल्ड ट्रंप की नाकिस और गलत पॉलिसियों का हवाला देते हुए अवाम के सामने तकरीरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चलिए, ये तो एक खबर, लेकिन बात अब जरा उस जमात की जो दुनिया की सबसे बड़ी जमात होने का दावा करती है, लेकिन मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं और एक बयान ने पूरी पार्टी के अंदर कोहराम मचा दिया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर को देर रात जाकर सफाई भी देनी पड़ी और पार्टी ने इस बयान को खुद से अलग करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, झारखंड से रुकने पार्लियामेंट है, नाम इनका निशिकांत दुबे हैं, जो ऐवान के अंदर काफी आपने सरगर्म देखे होंगे।
उन्होंने अदलिया को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही कानून बनाने हैं या वही कानून बनाए तो फिर पार्लियामेंट बंद कर देनी चाहिए या पार्लियामेंट का कोई काम ऐसे में नहीं बचता। उनके इस बयान के बाद मुल्क के अंदर सियासत काफी तेज हुई है, जहां कांग्रेस ने हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को हदफ तनकीद बनाया है और जवाब देने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की है, तो दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उनने पार्टी और निशिकांत दुबे के बयान को अलग अलग करके दिखाने की कोशिश की और कहा कि पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। 4 मर्तबा गोड़ा से रुकने पार्लियामेंट बनने वाले निशिकांत दुबे, जिनने सुप्रीम कोर्ट पर उस वक्त तज्जिया किया जब वक्फ तरमीमी कानून के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च अदालत के अंदर समाअत हो रही है, और कहा कि यह सारा सिलसिला अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही चलना है, कवानीन वहीं बनने हैं, क्या होगा क्या नहीं, कौन किस कानून के तहत चलेगा, ये सब चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसाइड होनी है तो फिर जाकर पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले जिनको लॉ मेकर्स कहा जाता है उनका कोई काम नहीं है। यहां तक कि यह भी कहा गया कि आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसमें उन्होंने कहा कि कानून को जिस हिसाब से इंटरप्रेट करने की बात हुई या उस पर बयान जब दिया जा रहा था तो कहा कि जुडिशरी, हालांकि इस बयान के बाद पूरी पार्टी सवालों के घेरे में आई है और दुबे ने ये तब सवाल खड़े किए, ये बयान तब आया जब 48 घंटे पहले ही मुल्क के नायब सदर का भी एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने नाराजगी या बरहमी का इजहार अदलिया पर किया था। और उस स्टेटमेंट के चंद घंटों के बाद इस स्टेटमेंट ने भी पार्टी के लिए भी, पार्टी क़यादत के लिए भी और पार्टी का मुस्तकबिल का क्या लाहेमल है या सोच क्या है, फिक्र क्या है, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। और जब कांग्रेस ने सवालात खड़े किए तो एक जवाब पार्टी के सरबराह की तरफ से आया जिस स्टेटमेंट के मुताबिक निशिकांत दुबे का ये अपना ख्याल या अपनी सोच हो सकती है, लेकिन पार्टी का ये ऑफिशियल स्टांस या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि वो जुडिशरी के खिलाफ इस तरीके से बोले। लेकिन असल मामला ये है कि ये सारी बातें तब हो रही हैं जब एक बड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को फिर समाअत है, हुकूमत को वक्त दिया गया है, मुल्क के अंदर एहतिजाजी मुजाहिरों की लहर देखने को मिल रही है और इस नाराजगी के बीच इस बयान ने मजीद सवालात हुक्मरान जमात पर खड़े कर दिए हैं। चलिए जनाब, बात वक्फ कानून की हो रही है जिस पर निशिकांत दुबे का बयान आया है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने इस पर वजाहत भी दी है, लेकिन सियासी गलियारों में बयान पर रद्द अमल आना भी जारी है। इस बीच जब वक्फ की बात हुई है तो जरा बात वक्फ कानून के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरे की भी बात करें। और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर एहतिजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, पुरअमन एहतिजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। और इस बीच दारुस्सलाम हैदराबाद में भी एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ है और दारुस्सलाम हैदराबाद के अंदर भी वक्फ कानून के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरा हुआ, एहतिजाजी धरना हुआ जो पुरअमन तौर पर इख्ताम पजीर भी हुआ है। इस बीच इत्तलात और खबर यह है कि वक्फ कानून के खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर पुरअमन एहतिजाजों का सिलसिला जारी रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इश्तराक से दारुस्सलाम हैदराबाद के अंदर यानी असदुद्दीन ओवैसी के मरकजी हेडक्वार्टर पर यह इजलास हुआ है जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी चैनल पर है। और रात देर गए वहाँ पर मुख्तलिफ लीडरों की तरफ से अपनी अपनी बात तो ज़रूर रखी गई, ताहम इस बात पर जोर दिया गया कि जो कानून रखा गया है जिसे वक्फ कानून नया तरमीमी कानून कहा गया है, इस पर शिया लीडर्स और सुन्नी लीडर्स एक साथ एक ही मंच पर दिखे और कहा कि यह मुदाखलत फिर दीन है और इसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा। ताहम एहतिजाज पुरअमन होगा और ये पुरअमन एहतिजाज की बात जो है वो दिखाई है किसानों ने जब उन्होंने एक पुरअज़म होते हुए एहतिजाज करते हुए हुकूमत पर ये जोर दिया कि कानून वापस ले और बिलाखिर कानून में तरमीम करके हुकूमत को कानून वापस भी लेना पड़ा है। इस बीच खबर ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इश्तराक से ये इजलास जो हुआ था इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी, जिन्होंने इस बात पर यह साफ कर दिया कि एहतिजाज जारी रहेगा। किए हुए 5 साल हो गया हो। इधर दूसरी जानिब न सिर्फ ये एहतिजाज आज बल्कि पूरे मुल्क के अंदर ये अप्रैल के आखिरी दिन परसों यानी 22 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर एहतिजाजी मुजाहिरे की कॉल दी गई है और बैनर जो रहेगा वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रहेगा। 26 तारीख को कोलकाता मगरबी बंगाल के अंदर एक बड़ा एहतिजाज जिसकी कॉल दे दी गई है
और उसके बाद मई के महीने में भी इशफाक एहतजाजी मुजाहिरे होंगे। यानी कैलेंडर जो ऑलरेडी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे थे कि हम कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे और हम बताएंगे कहां कहां पर जमा होना है, कैसे एहतजाज करना है, वो कैलेंडर दोबारा कल दारुस्सलाम से भी जारी कर दिया गया है। इसमें हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान अभी ये कानून जो है, अभी अगर कोई कलेक्टर मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम दरगाह में उर्स नहीं करना, कलेक्टर मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम आशूर खाने में इमाम बाड़े में मजलिस नहीं करना, कलेक्टर अगर कोई मुतवल्ली मस्जिद को बोलेगा कि तुम मस्जिद में अज़ान नहीं देना, और अगर मुतवल्ली नहीं सुनेगा तो कलेक्टर उसको 6 महीने की सजा दे सकता। यह कानून है। अभी पहले कानून यह था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचता तो 2 साल की सजा, नॉन अवेलेबल। अब मोदी जी बोल रहे प्यारे मैं राजा हूं, तुम लूटो पेल ले लो, 6 महीने की सजा काट के आ जाओ, मैं हूं ना। यह कानून बनाया गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मुसलमानों के मफाद में नहीं है, ये वक्फ का कानून मुल्क के वफाद में नहीं है, ये वक्फ का कानून भारत के भाईचारगी के लिए नहीं है। झगड़े शुरू हो जाएंगे, मस्जिदों पर यह बोला जाएगा कि 500 साल पहले ऐसा था वहां पर के मैदान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि 2025 में ऐसे भी नौजवान और बुजुर्ग और खवातीन थे जिन्होंने वक्त के फिरौन के सामने झुकने की तो बात तो छोड़ो, उन्होंने उसकी तकालीफ पर उफ भी नहीं कहा। हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता बताया, कानून को वापस लेना पड़ेगा। जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नारा है, देश बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ। तो नारा लगाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ। आप साथ है ना हमारे इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, तुम साथ भी नहीं है तो हम हुसैन का परचम लेकर करबला में उतर जाएंगे, क्योंकि अगर तुम साथ होगे तो यजीद को मालूम हो जाएगा कि ये हुसैन के गुलाम हैं, ये ताकत को देखकर झुकने वाले नहीं हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पुरअमन तरीके से अपने अपने घर को रवाना होइए। सुद्दीन ओवैसी के मरकजी हेडक्वार्टर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रात देर गए कि इजलास की, जहां पर यह ऐलान किया गया कि एहतजाजों का न थमने वाला सिलसिला जारी रहेगा, पुरअमन एहतजाज किए जाएंगे, कैलेंडर जारी कर दिया गया है। लेकिन जरा बात कल इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताई थी कि एक और मामला है, और ये मामला अजमेर दरगाह का था, जो अदालत के अंदर कल केस की समाअत हुई है। और इस ज़िमन में रात देर गए जो इतलात और ख़बर सामने आई कि दरख्वास्त दहंदगान, यानी वो हिंदू पेटिशन जिसकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी, उन्हें कल अदालत से एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है। झटका इसलिए लगा है क्योंकि अदालत ने तमाम तर चीज़ें देखने के बाद कुछ बातें भी सामने कही है। मरकजी हुकूमत की तरफ से अजमेर दरगाह केस की तरफ के हवाले से जो बात रखी गई है, कहा गया कि इस केस को खारिज कर दिया जाए। दरगाह अजमेर शरीफ मामले पर मरकजी हुकूमत के मुकदमा खारिज करने की सिफारिश कर दी है कोर्ट के अंदर, और कहा कि इस तरीके के केसेस जो है ये बेबुनियाद है, समाअत से अदालत का वक्त ज़ाया होता है और इससे मजहबी तफर्रुक पूरे मुल्क के अंदर बढ़ेगा। मरकजी हुकूमत का एक बड़ा बयान आया है जिसमें अदालत के अंदर अजमेर दरगाह केस के हवाले से उन्होंने अपनी बात रखी है मरकजी हुकूमत ने कि इस केस को वापस लिया जाए। हिंदू सेना की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें कहा गया था कि यहाँ पर शिव मंदिर है, इसलिए यहाँ पर जी उसी तरीके से कार्रवाई की जाए, यहाँ पर असर कदीमा महकमे को दोबारा से खुदाई करने का मौका दिया जाए, फिलहाल यहाँ पर मंदिर में पूजा करने की भी इजाज़त हो। वो तमाम चीज़ें यकसर मुस्तरद करते हुए माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री की तरफ से जो कल एफिडेविट दाखिल कर दिया गया, जो बात रखी गई है उसमें दरख्वास्त की गई है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की जो दरगाह है यह अजीम दरगाह है और यहाँ पर सेक्युलरिज्म यानी भाईचारगी और मजहबी रवादारी का जो उसूल देखने को
को मिलता है उससे पूरे मुल्क के अंदर अमन, कानून और सुकून की जैसी फिजा है और इसे हम किसी भी कीमत पर ख़त्म होने नहीं देंगे, इसलिए इस केस को ख़त्म किया जाए। फिलहाल अगली समाअत 31 मई अदालत की तरफ से इस पर मुकर्रर कर दी गई है। 31 मई को दोबारा मरकजी हुकूमत की रिकमेंडेशंस को भी देखा जाएगा और हिंदू सेना के पिटीशन जो विष्णु गुप्ता साहब है जिन्होंने अपनी बात रखी है उसको भी दोबारा देखा जाएगा और जो खुदा माने ज़ियारत है जो उनकी तरफ से बात रखी गई है उस पर भी दोबारा से गुफ्तगू होगी। 31 मई तक फिलहाल अजमेर शरीफ दरगाह का मामला टल गया है, कोई आसार कदीमा की टीम नहीं आएगी, कोई रिसर्च नहीं होगा। फिलहाल अदालत ने तमाम बातों को नजरअंदाज कर दिया और बड़ी बात इसमें यह है कि मरकजी हुकूमत ने इस केस को बंद करने की सिफारिश की है और कहा है कि यह केस बेबुनियाद है, इससे मजहबी फसादात पैदा हो सकते हैं पूरे मुल्क के अंदर। अब देखना होगा कि 31 मई को अदालत के अंदर इस पूरे मामले पर कौन सा रुख अदालत इख्तियार करेगी। अजमेर शरीफ की दरगाह भी पिछले 24 घंटों के दौरान मुसलसल सुर्खियों के अंदर है। चलिए हरियाणा से भी खबर चलते चलते आपको बताएं और उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है। हरियाणा के अंदर जहां पर 3 रोजा एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस जिसका आज दूसरा दिन है, नूह के अंदर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है जिसकी शुरुआत कल हुई थी और इस सिलसिले में जहां मुंतजमीन ने जो शुरका है खासतौर से मुकर्रीन जिन लोगों ने खिताब करने हैं सियासी बयानात न देने की अपील उन तमाम लोगों से की है और इंतजामिया की तरफ से रोका भी गया है कि सियासी बयानबाजी किसी भी तरीके से इस्लामी कॉन्फ्रेंस में नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के फिरोजपुर के अंदर 20 एकड़ रकबे पर फैले हुए इस इलाके में इज्तिमा हो रहा है और शिरकत करने वालों की तादाद 15 लाख से मुतजावज करेगी या कर चुकी है या करने वाली है, इसकी कंफर्मेशन दूसरा दिन है, कल भी एक और दिन होगा। तो यहाँ पर तबलीगी जमात का 3 रोजा इज्तिमा चल रहा है नूह के अंदर और मौलाना साद आज यहाँ पर खिताब करेंगे। कल इख्तितामी दुआ पर भी मौलाना साद मौजूद रहेंगे। 15 लाख के करीब मंदुबीन जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं, वो यहाँ पर इस मजलिस में शिरकत कर सकते हैं और यही मौका है कि नूह के अंदर इज्तिमाई तौर पर दुआओं का सिलसिला भी शुरू हो गया। ताहम इज्तिमा करने वाले अफराद की तरफ से यानी जो कमेटी है वहाँ पर जिन्होंने दरख्वास्त रियासती इंतज़ामिया को दी थी कि उन्हें परमिशन दिया जाए तबलीगी जमात को, तो जब ये परमिशन दिया गया तो उसी में ये साफ कर दिया गया था कि वक्फ और वक्फ जैसे सूरत हाल और दीगर सियासी बयानात पर कोई भी गुफ्तगू जमात की तरफ से नहीं की जाएगी और ये जमात लगातार सिर्फ यहाँ पर कुरान हदीस की बात करेगी और दुआया मजलिस के साथ इख्तिताम होगी। तबलीगी जमात का 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी इजलास जो है वो नूह के अंदर जारी है और आज दूसरा दिन है। कल इख्तितामी तकरीब असर पर मुनक़िद होगी जहाँ पर मौलाना साहब दोबारा से दुआ करके इस इज्तिमा को इख्तिताम करेंगे। आसपास में 2 चीज़ें बड़ी डेवलपमेंट है, एक ये कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा इस पूरे फिरोजपुर नूह इलाके के अंदर देखने को मिल रहा है। हिंदू लोगों की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अपनी ज़मीनें खोल दी गई हैं, पीने के पानी की सबीलें लगाई गई हैं, वज़ू खाने बनाए गए हैं और ये एक ऐसी भाईचारगी की मिसाल है जो शायद आज के दिन में यहाँ से एक और पैगाम देती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा जो है उसका आज दूसरा दिन है और कल इख्तितामी तकरीब जो है वो होने जा रही है। ये नूह से इस वक्त हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेक पर जाना है तो ब्रेक पर जाने से पहले जरा फटाफट से 2 अहम बातें आपके साथ शेयर करें। एक पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त खबर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं क्योंकि दोनों लीडरों की तरफ से इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि आपसी फसादात या आपसी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने मुआहिदा तहरीर किया है, दस्तखत किए हैं मुआहिदे पर और क्रॉस बॉर्डर अमन यानी मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई और अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इस ज़िमन में एक बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीरी हुक्म जो है एग्रीमेंट बनाया गया है और इसी एग्रीमेंट के अंदर ये बात भी कही गई है कि सलामती सूरत हाल को देखते हुए मज़ीद इक़दाम भी उठाए जाएंगे। एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, एक दूसरे के खिलाफ का जो है बंदूक के दहाने नहीं खोले जाएंगे क्योंकि आपको याद होगा कि अगस्त 2021 से मुसलसल सूरत हाल पुरतनाव बनी हुई है जिसके बाद अब कल जब इसाक डार जो नायब वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के वो काबुल जब पहुंचे वहां पर मुज़ाकराती अमल चला उसके बाद ये फैसला जो है वो किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा हमसाया मुल्क बांग्लादेश की करते हैं। यहां पर भी सूरत हाल बेहतर नहीं है। हुकूमत पर कई तरह के सवालात खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन मुल्क से माजूल साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। शेख हसीना और 11 दीगर अफराद के लिए अब बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड कॉर्नर नोटिस की दरख्वास्त कर दी गई है। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और शेख हसीना की मुश्किलें मुसलसल बढ़ रही हैं। इस सिलसिले में जहां अदालतों से उनके खिलाफ नोटिस जारी हुए हैं, अब ये जो रेड कॉर्नर नोटिस है वो एक बार फिर से इसलिए जारी हुआ है क्योंकि वो भारत के अंदर जारी करने की दरख्वास्त की गई है और ये दरख्वास्त इंटरपोल से की गई है कि वो इस मामले में दखल दें। शेख हसीना जो 5 अगस्त 2024 से भारत के अंदर हैं, बांग्लादेश के अंदर उनके खिलाफ कई मुकदमे या केसेस दर्ज हैं और इंसानी जराइम में मुलव्वस होने का इल्जाम बराह रास्त साबिक वज़ीर आज़म है, उनके सियासी साथियों पर लगा है जो उनकी जमात से या उनके इक़्तिदार में रहते हुए लोग थे। अब इस मामले में अगर इंटरपोल दखल देता है तो रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और वापस बांग्लादेश रवानगी भी किसी भी वक्त शेख हसीना की हो सकती है। एनसीबी बांग्लादेश और बांग्लादेश पुलिस की तरफ से तहरीरी तौर पर इंटरपोल से कहा गया कि 12 अफराद के खिलाफ जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए और उस रेड कॉर्नर नोटिस के अंदर माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना भी हैं और उनके 11 मजीद हामी भी हैं। 77 साला शेख हसीना 5 अगस्त सन 2024 से मुसलसल भारत के अंदर है और उनके खिलाफ अवामी लीग जो उनकी जमात है और कुछ और लीडर जो हैं उनके खिलाफ जो है वो मुकदमे भी हुए हैं और ये माना जा रहा है कि जो बांग्लादेशी अभी अखबारात शाया हुए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि रेड कॉर्नर नोटिस कल सुबह तक जारी हो सकता है और अगर ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ तो शेख हसीना के लिए मुश्किलों में मजीद इजाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा जम्मू कश्मीर की करेंगे और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज तो बदला हुआ है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच तबाही के मनाजिर हर तरफ से है, इस खबर पर भी आएंगे और आपको बताएंगे एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। छोटे से ब्रेक के बाद पहले ऑपरेशन दे दो। मिनट का वक्त हुआ चाहता है। सलाम जेके के दूसरे पड़ाव पर हम आ गए और बात जरा अहम और बड़े ऑपरेशन की करते हैं जो इस वक्त जम्मू के अंदर शुरू कर दिया गया है। मुश्तबा अफराद की नकल हमल के बाद कठुआ के रसाना गांव के अंदर बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। बड़ी खबर कि 3 मुश्तबा अफराद को सुबह 3 बजे रसाना के गांव के अंदर देखा गया है और एग्जैक्ट लोकेशन जो सामने आई है वो ये है कि रसाना के अंदर अफराद की तलाश को शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर कि आज सुबह 3 बजे के आसपास पिट्ठू जो लगा बैग जैसे लगाकर 3 अफराद को जो मकामी पुजारी है उन्होंने देखा, स्पॉट किया। उसके बाद जो इस मंदिर की बिल्कुल पास में गारत है उन्हें बताया गया। ज्वाइंट कोऑर्डिनेट करते हुए आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट को यह इत्तला मिली और इस वक्त ये खबर है कि बड़े पैमाने पर आर्मी की 3 मद्रास रेजिमेंट, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस वो मौके पर और आसपास के इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। जरा पहले पुजारी को सुनते हैं कि पुजारी ने किस तरीके से किन लोगों को देखा। ये क्या है? वो साथ दे दो तब तक। अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। रंजीव मेहता हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किया। रंजीव, क्या सूरत हाल है, क्या इस रसाना के अंदर होने वाले ऑपरेशन के हवाले से आपके पास अपडेट्स है?
देखिए आसिफ, मैं बताऊं कि इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और यहाँ जो रसाना गांव है वहां पर खड़ा हूं और यहाँ पर मेरे पीछे ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर मंदिर जो मेरे सामने है वहाँ के पुजारी रहते हैं और यहाँ ये रसाना गांव है जो 2018 में भी आसिफा केस को लेकर काफी सुर्खियों में आया था। उसके बाद से यहाँ पर पक्की पुलिस की इमारत जो है वो पुलिस की पोस्ट इसी मंदिर परिसर के पास बनाई गई और वहां पर पुलिस के कर्मचारी भी जो है वो ड्यूटी दे रहे थे। लेकिन जो पुजारी हैं मंदिर के, उन्होंने आज सुबह करीब 3-3:30 बजे के करीब 3 मशकूक हथियारबंद लोगों को देखा जिन्होंने पिट्ठू बैग अपने पीठ पर बांधे हुए थे और मंदिर के पास से एक तालाब है, तालाब के दूसरी तरफ से गुजरते हुए देखा। उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को सुनाया। पुलिस वालों ने इसकी सूचना को दी, थाने में दी और उसके बाद सेना को दी और सेना ने पूरे इलाके को मुआवजे में ले लिया है। एसओजी की टीमें, सीआरपीएफ की टीमें लगातार इस इलाके में सर्च कर रही हैं। काफी घना जंगल है, 8 से 10 किलोमीटर का इलाका जो है उसको बड़ी पैमाने पर मुहासरे में लेकर तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। इस इलाके की बात करूं तो काफी लोगों के अंदर डर का माहौल है क्योंकि जो इलाका भी जो है वो बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, नेशनल हाईवे के साथ का इलाका है और बॉर्डर बिल्कुल पास में है। जितने भी नदी नाले हैं बॉर्डर के इलाके से ही जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ आते हैं। अगर ऐसी कोई जो मशकूक देखे गए हैं वो सच में आतंकवादी हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सेना की तरफ से मोर्चा संभाल लिया गया है। एसओजी की टीमें लगातार इस घने जंगल में उनको तलाश के लिए निकल चुकी हैं और ऊपर का इलाका पक्का कोठा से लेकर जितना भी बिलावर का रोड है जो शहीद तक सलाम मार्ग, उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरे इलाके की बात करूं तो लोगों में काफी डर है। जो मंदिर के पुजारी है उन्होंने बताया कि सुबह 3:30 बजे के करीब हम उन्होंने 3 लोगों को देखा जिन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई थी और पीठ पर पिट्ठू बैग बांधे हुए थे अपने और जंगल की तरफ गए। रंजीव, ये इलाका पहले से काफी सुर्खियों में रहा, काफी ऑपरेशंस चले। करंटली जो सिचुएशन है, क्या ये एक तरह से कहें कि पूरा डिस्ट्रिक्ट ही एक तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां शुरू? ये तो पर्टिकुलर एक इलाका है, लेकिन जो हमने पिछले दिनों ऑपरेशन देखा, जिस हिसाब की एक्टिविटीज देखी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कमांडोज, जेके पुलिस, एसपीओज, तमाम लोग एक साथ नजर आए, तो ये कार्रवाइयां इस हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग एरियाज में चल रही हैं, जहां पर एक खबर यह है कि जो बॉर्डर बेल्ट है उसे भी अलर्ट पर इस वक्त रखा गया है। देखिए बिल्कुल पिछले 20 से 25 दिन की बात करूं तो लगातार जो कठुआ जिले में सन्याल से शुरू हुआ ऑपरेशन था, उसके बाद से ही पूरे इलाके में सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई थी। हर जगह सर्च ऑपरेशन, आतंकियों के साथ कांटेक्ट होना, पहले सन्याल फिर सुफैन और उसके बाद पंचतीर्थ का इलाका और उसके बाद ऊपरी इलाकों में भी फायरिंग के गन शॉट जो है वो सुने गए थे। उसके बाद से पूरे इलाके में जो सुरक्षा बल है काफी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ से जो जितने भी नदी नाले हैं वहां पर विशेष नाके लगाए गए हैं। सर्च पार्टियां जो है रोजाना सर्च कर रही हैं। लेकिन जो ताजा मामला आज सुबह का है और लगातार इस इलाके की बात करूं तो पिछले काफी समय से ये इलाका शांत था और इस इलाके से जो लोग हैं वो भी काफी शांत है। लेकिन इस घटना के बाद काफी लोगों के अंदर डर का माहौल है और सुरक्षा बल जितने भी है वो मुस्तैदी से इन आतंकियों को जो जितने भी संदिग्ध जो इस इलाके में दिखाई दे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने अभियान पर निकल चुके हैं। रंजीव, ये भी ज़रा बताइएगा, जब हम ये अभी थोड़ी देर में हम वो बाइट भी प्ले करेंगे जो पुजारी साहब ने वहाँ पर देखा है, अभी क्या सिर्फ रसाना के आसपास के इलाके को सर्च किया जा रहा है या उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया और जो लोग अंदर है क्या उन्हें बाहर आने की इजाज़त है? क्योंकि ये भी है, लोगों ने खेत में भी जाना होता है, सुबह सुबह 10 तरह के काम होते हैं छुट्टी के दिन, तो किस तरीके का माहौल है? देखिए इशफाक, मैं आपको बताऊं कि अभी शुरू में जैसे ही सेना और पुलिस की पार्टियां जहां पर पहुंची सुबह 5:30 पौने 6 बजे, उन्होंने पहले रसाना के जंगलों को अपने मुआसरे में लिया। उसके बाद धीरे धीरे ऊपरी इलाके में जितनी भी वहां पर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है उनको भी मैसेज करके जितना भी सैटेलाइट के जरिए जितना भी ये जंगल है 8 से 10 किलोमीटर का, इसको भी अपने मुआसरे में लेकर ऊपर से भी जो है नाकेबंदी कर दी है। अब निकलने के रास्ते बहुत
कम बचे हैं, फिर भी यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है और लोगों को रंजीब जो लोग एक हैं, मिनट हम वो आपको अपने घरों रोकेंगे में चूंकि ये शामिल बड़ी हो। खबर है। जब हम बता रहे हैं कि 3 संदिग्ध लोगों को देखा गया है, रसाना का ये गांव है, कठुआ का एरिया है, मंदिर के आसपास इसको देखा गया है। सिक्योरिटी शॉट्स और भी हम प्ले करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पंडित ने जब सुबह सुबह जब वो निकले थे पुजारी साहब मंदिर में पूजा करने के लिए, तो उन्होंने क्या कुछ देखा था, पहले जरा इसको देख लीजिए, क्योंकि ये एक वो क्ल्यू है जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया है। 4 बजे की बात है, जब पुलिस वाले को फोन किया था, डॉक्टर जब आया था, मैं उनको बताया, पहले मैं पुलिस वाले को बताया भी वो खड़े हो गए। फिर ना जब डॉक्टर आ गया, मैं बाथरूम से आ रहा था तो 3 बंदे इधर से क्रॉस कर रहे थे, वर्दी पहनी थी उन्होंने, जो फौज डालते आर्मी वाले। तो मैं बोला जो कल गश्त आई थी वो घूम रहे हैं। फिर मैंने उनको बताया, फिर वो उस वक्त मैं पूजा करने के लिए जा रहा था, फिर डॉक्टर आ गया। मैं डॉक्टर को अपना स्पीकर भी लगाता था, 4 बजे मैंने लगाया, उधर लाइट नहीं था, अंधेरा था। किस तरीके के थे दिखने में, वो क्या था उनकी गाड़ी? जैसे गाड़ी नहीं तो पैदल थे, तो उन्होंने पीछे पिठुए डाले थे, आगे भी पिठुए डाले थे, बारी बारी लगे रहते हैं। अच्छा, ध्यान में नहीं। यहाँ पर पुलिस की गारद भी है आपके पास, हाँ आपने उनको बताया? हाँ बताया ना, वो तुरंत उठ पड़े हैं। तो वो सोए हुए थे? नहीं जागे थे, वो भी गश्त करने के लिए जाते हैं। तो क्या देखते हैं किस तरीके का माहौल बन गया है यहाँ पर? एक शांत माहौल होता था, शांत वातावरण होता था, हाँ तो इस तरीके की दहशत डालना, संदिग्ध लोग देखना, किस तरीके से देखते हैं? इतने अच्छे लोग हैं, सभी अच्छे लोग हैं। तो ये उस पंडित की बात जो मकामी पुजारी है यहाँ पर, जिनके मुताबिक 4 बजे के आसपास उन्होंने जब नकलो अमल देखी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से रब्ता किया, उसके बाद तब से कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ये मंदिर के आसपास की तस्वीरें हैं और आसपास जो जंगलात वाला इलाका है रसाना का, जिसको आप सब जानते हैं, काफ़ी सुर्खियों में माजी में भी ऑपरेशन की वजह से और दीगर कुछ कामों की वजह से रहा। और इस वक्त अलग अलग मकामात पर, सड़क से शहर तक, गांव देहात, अलग अलग मकामात पर मज़ीद फोर्सेस तलब करके और जो एरिया जहां पर इस तरह की एक्टिविटीज़ देखी गई हैं उन इलाकों में छानबीन शुरू की गई है। ये दूसरी तस्वीर आपके सामने, जो जंगलात वाला ऊपर वाला बेल्ट है, अपर बेल्ट में ये आता है और रूरल बेल्ट भी है रसाना का, क्योंकि ये गांव है। तो उस इलाके में भी इस वक्त डॉग स्क्वाड के साथ फौजी एहलकार मुतअद्दिद मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं, मुश्तबह अफराद की नकलो हरकत के बाद ये पता लगाने के लिए कि आया इलाके में कोई मिल्टन 2 की मौजूदगी की कोई इतला है या कोई और है, और किसी भी ऐसी हरकत को, कोई भी ऐसी नकलो हमल हो या कोई मूवमेंट हुई हो जिसकी इन्फॉर्मेशन मिली, उसको संजीदगी से लिया जा रहा, क्योंकि ये वही कठुआ ज़िला है जहां पिछले साल 28 अप्रैल के बाद अब तक 1 दर्जन के करीब छोटे बड़े ऑपरेशन हुए हैं। फौजी जवानों की जानें गई हैं, पुलिस एहलकारों को नुकसान हुआ है, आम शहरी मारे गए हैं, कुछ का तो पता ही नहीं चल पाया, कुछ अनरिपोर्टेड केसेस हैं, और जवाबी कार्रवाइयों में मिलिटेंट भी मारे गए। तो 1 दर्जन प्लस ऑपरेशंस या तलाशी कार्रवाइयाँ या एनकाउंटर्स या सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा गया है। और ऐसे में मामूल के मुताबिक इस ऑपरेशन को नहीं कहा जा सकता, ये ख़ास ऑपरेशन है जो आपसे कुछ देर पहले या कुछ घंटे पहले शुरू हुआ था, अभी भी वक्त ऑफिशियली जारी है। चलिए याद रखिएगा, रसाना बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। गुजर लड़की के साथ अस्मत रेजी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला, 2 पार्टियों के बीच तनाव हुआ, इकोनॉमिकल ब्लॉकेट तक तो वो मामला चला गया था। फाइनली वो बातें तो माजी की है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 3 मुश्तबह अफराद की नकल हमल को देखने के बाद इस वक्त सिक्योरिटी ऑपरेशन वसी हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात ऑपरेशन के हवाले से थी, मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी तो आप तक पहुंचेंगी, लेकिन साथ साथ बात ज़रा जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त की सूरत हाल करते हैं। मुतअद्दिद इलाके मुतासिर हुए हैं और महकमा मौसमियात ने शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर, पीर पंचाल बेल्ट, वादी चिनाब, यानी दोनों प्रोविंसेस में, लद्दाख के साथ साथ कुछ एक हिस्सा लद्दाख का, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नुकसान का खदशा है। एडवाइजरीज बैक टू बैक जारी की थी और एक और एडवाइजरी आई है, लेकिन ताज़ा सूरत हाल ये है कि जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में शदीद बारिशें हुई हैं, सालाबारी हुई है, तेज़ हवाएं चली हैं, 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बारिश, तेज़ हवाओं का असर भी देखा गया है। और बुरी खबर ये कि रियासी के अंदर एक रिहायशी मकान पर बिजली गिरी और 2 लोगों की जान चली गई, जिसमें 52 साला मोहम्मद रशीद और शहबाज बेगम, जो कि उसकी अहलिया है, जिसकी उम्र 30 साल बताई जाती है, माफ़ कीजिएगा 32 साल बताई जाती है,
और ये वो घर बताया जाता है जहां पर कल बुरी तरीके से पूरा खानदान मुतासिर हुआ था और न सिर्फ 2 अफराद के मारे जाने की तस्दीक हुई बल्कि माल मवेशी का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। 40 से ज्यादा भेड़ें आसमानी बिजली गिरने से रियासी के अंदर हलाक हुई हैं। मकामी इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है। इधर रियासी के साथ साथ रामबन जिले के अंदर, बानिहाल के अंदर, गूल के अंदर, डोडा किश्तवाड़ के कई इलाकों में रात देर गए से अब तक, जब आपको अपडेट 9:20 पर मिल रहा है तो मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें आपके सामने हैं। मूसलाधार बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। कई इलाके या सड़कें जहां कभी कभार बहुत कम पानी होता था, लेकिन खबरें हैं कि वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई हैं और नुकसान इतना कि लैंडस्लाइड या फिर जो मुख्तलिफ मकामात पर जब सतह आब में इजाफा हुआ है तो कई एक जगहों पर मट्टी के तोदे भी गिरे हैं, जिससे गाड़ियों को और रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के बीच रिहायशी मकानों के छत उड़े हैं, जिनमें डोडा किश्तवाड़ से भी इस तरीके की इतलात है। इसी तरीके की इतला राम भद्रवा से भी है। इसी तरीके की इतला जो है वो रजौरी पुंछ से आ रही है। इस बीच शहर श्रीनगर की अगर आप बात करेंगे तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 104 डिवाटरिंग स्टेशन पंप जो है वो तैनात के अंदर जो पानी जमा हो चुका है इसको बाहर निकाला जाए। सूबाई इंतजामिया की तरफ से निकासी आप के हवाले से हर मुमकिन कदम उठाने की भी बात कही गई है। कल रात देर गई सूबाई कमिश्नर की सरबराही में भी इजलास हुआ, जिसमें इंतजामात को किस तरीके से किया गया है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। और जम्मू के अंदर भी इसी तरीके की मीटिंग्स का सिलसिला जो है वह चल रहा है। इस बीच इतला ये है कि फ़िलहाल जो एडवाइजरी महकमे मौसमियात की तरफ से जारी कर दी गई है, ये येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और आने वाले 2 दिनों के अंदर 21 अप्रैल तक बारिशों और तेज़ हवाओं के बीच सिलसिला इसी तरीके का चल सकता है। चलिए इस वक्त एक और अपडेट जो हमारे पास आ रहा है रामबन से, जहां पर 2 दर्जन से भी ज़्यादा मकानों को नुकसान हुआ है सिर्फ रामबन के आसपास के इलाके के अंदर। और इसी तरीके से दर्जनों मकान जो है वो डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवा के अंदर भी नुकसान हुआ है। पुंछ रजौरी से नुकसान की इतलात आ रही है और सूबा कश्मीर के चाहे वो टीटवाल का इलाका हो, ग्रेज का इलाका हो, टंगार का इलाका हो और यहाँ से शोपियान वाले ऊपर वाले बेल्ट की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके की नुकसान की इतलात जो है वो सामने आ रही है। पिछले 3 रोज से हम आपको बता रहे हैं कि साउथ कश्मीर बेल्ट के अंदर भी नुकसान, और ये कुछ तस्वीरें कुलगाम की हैं, कुछ रामबन की हैं, कुछ रियासी की हैं, कुछ आसपास के इलाकों की। और आप सब जानते हैं कि हुकूमत ने भी इस मामले का नोटिस लिया है। नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कल भी हमने वुज़रा के बयानात देखे। साउथ कश्मीर पहले जरा आपको लिए चलते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल से जरा आगाह आपको कर देते हैं। अब्दुल हमीद हमें कुलगाम से ज्वाइन किए हुए हैं, जहां पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नुकसान की काफ़ी ज़्यादा इतलात हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल अब्दुल हमीद क्या है कुलगाम के अंदर, एक तो मौसम और गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जो कुछ हुआ है? हाँ जी, ये कल शाम से जो बारिशें कल दिन में बदस्तूर जारी रही, उसके बाद 3 बजे के करीब इस तरह की छालाबारी हुई। हर एक दहशत में आ गया कि वो अंदर मकानों के अंदर बैठ गया और उनके बागों जो मेवा बागात है उनमें काफी नुकसान हुआ। बागात की टाइनियां जो पेड़ पौधों की टाइनियां है वो भी गिरकर जमीन बोस हो गई और पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि सफेद चादर जो जिस तरह से बर्फ होता है उसी तरीके का अमल वहां पे था। तो पूरी तरह से जो किसान है इनकी मेहनत पे पानी फिर गया, जिसमें सकीना ऐतून ने भी इनकी इमदाद के लिए एसडीएम नूराबाद को हिदायत की और हर एक जिले में तखमीना लगाने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन्हें एडवाइजरी जारी कर दी कि वो जमीनी सतह पर जाकर इसका ये तो बात हुई कि बागात को नुकसान हुआ है क्योंकि अभी इब्तिदा था और फूल निकले हुए थे, शगुफे फूट रहे थे, तो इस भी नुकसान तो ड्यू है वहाँ पर। लेकिन जो इतलात हमारे पास डोडा, रामबन, भद्रवा से आ रही है कि रिहायशी मकानों को तेज़ आंधी की वजह से नुकसान हुआ है। क्या आपके वाले इस बेल्ट में, क्योंकि ये वाला बेल्ट भी बड़ा सख्त बेल्ट माना जाता है जहाँ पर तेज़ हवाएं ऐसे भी चलती रहती हैं, तो क्या यहाँ पर कोई नुकसान की इस तरीके की कोई खबर? नहीं, यहाँ पे तो मकानात बच गए, इंसान भी बच गए, खुदा का करम है। मगर आज यहाँ तेज हवा यहाँ पे भी चली है तो उससे जो बागात को नुकसान हुआ, पेड़ पौधे उखड़ गए हैं और बिजली दरम बरम है, पूरी तरह से पानी की जो है वो भी उखड़ कर नीचे आ गई। मगर जमींदारों को ये 3 महीने की जो मेहनत है उनकी
उसमें पूरी तरह से पानी फिर गया, जिससे किसान पूरी तरह से चलिए हमीद आप साहब बने रहे। हम जरा रामबन सीधे चलेंगे, हमारे साथ रामबन से नदीम इकबाल ने भी ज्वाइन कर लिया है। नदीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मौसम का मिजाज कल बाद दोपहर हल्का हल्का खराब हुआ और शाम होते हुए पूरी तरह से बारिशें, तेज हवाओं का सिलसिला इस पूरे बेल्ट के अंदर बानिहाल तक और बानिहाल के उस पार तक भी हमने जो है वो देखा है। इस बीच इतला ये है कि 2 दर्जन से ज्यादा रिहायशी मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और बालाई इलाकों के आसपास जो आपके एरियाज है वहां पर जो ज़ालाबारी हुई है, जो तेज हवाएं चली हैं, वो कयामत खेज थी। जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, कल रात से ही हम देख रहे थे कि हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, रात भर बारिशों का सिलसिला चला, लेकिन आज हम कहे सुबह 4 बजे के आसपास बारिशों ने एक अलग रुख लिया और इस वक्त अगर हम देखें रामबन के अंदर इस वक्त 2 दर्जन के आसपास रिहायशी मकानात है जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हालांकि दर्जनों ऐसे मकान है जिन्हें खाली कर दिया गया है। और रामबन कस्बा की बात करें, रामबन कस्बा हायर सेकेंडरी मोहल्ला रहमत मस्जिद के आसपास, जदीद जामे मस्जिद कैफेटेरिया के आसपास और रामबन रिजेंसी की बात करें, धर्मकुंड की बात करें, उसके साथ साथ टंगर की बात करें, गांधरी की बात करें, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आप कहेंगे शेरी रामबन, जहां पर हम देख रहे हैं कि हाईवे पर जो गाड़ियां पार्क थी वो भी इस वक्त मलबे की जद में है। तो कुल मिलाकर ये कहे कि पिछले कुछ घंटों से सूरत हाल इस तरह के है कि जहां रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है, रिहायशी मकानात को खाली किया है, सरकारी इमारतों में ठहराया गया है, वहीं सड़कों का हाल भी बेहतर नहीं है। इसके साथ साथ पानी की सप्लाई भी इससे मुतासिर हुई है, बिजली निजाम भी मुतासिर हुआ है। कुल मिलाकर दुकानों के अंदर भी पानी है, घरों के अंदर भी पानी है, सड़कें गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां से आप हमें अपडेट कर रहे हैं यही रास्ता है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का। कल हमने देखा कि मूसलाधार बारिशें थी, रात देर के तेज हवाएं भी थी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से गाड़ियों के हवाले से यह कहा गया कि जनाब ग्रीन लाइन है, ग्रीन कॉरिडोर है, आप गाड़ी चला सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हल्का चलाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता चलाइएगा, लेकिन ट्रैफिक थ्रू है। आज सुबह सुबह क्या पोजीशन है, क्या ट्रैफिक थ्रू अभी भी है, क्योंकि मौसम का मिजाज तो कदरे बेहतर है कल के मुकाबले में? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम रामबन, क्योंकि गौर साहब अगर कल की बात करें, कल रामबन के अंदर बेहतर मौसम था, लेकिन आज मौसम खराब है और हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त रुकी हुई है। और एक नहीं बल्कि कई मकामात ऐसे हैं जहां पर इस वक्त हाईवे पर पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जो दलदल है वो सड़क पर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाईवे अभी गाड़ियों की आमदरफ्त के बहाल नहीं है, हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त रुकी हुई है और ये वक्त लेगा रोड को क्लियर करने में, गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बनाने के लिए। फिलहाल क्योंकि मौसम बराबर खराब बना हुआ है और महकमा मौसमियात पेशन गोई के मुताबिक आज दोपहर तक मौसम इस तरह का रहेगा और अगर सूरत हाल जो पिछले 4-5 घंटे से हम देख रहे हैं अगर इस तरह के रहे तो मजीद हालात खराब हो सकते हैं। जी गौरव, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, हमारे ब्रेक के उस पार इस खबर को जरा कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि ये तो आपको हमने बताया कि साउथ कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट और जम्मू का रामबन वाला बेल्ट जहां पर सबसे बारिशें हुई हैं, लेकिन अब इसके बाद आएंगे तो नॉर्थ कश्मीर भी आपको लिए चलेंगे, श्रीनगर के शहरी सूरत हाल भी आपको बताएंगे और मेहमान आ रहे हैं श्रीनगर। ये कौन मेहमान जम्मू कश्मीर आ रहा है और हुकूमत तैयारियां क्यों कर रही है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात हो रही थी। अपडेट शुमाली कश्मीर के बेल्ट से भी आपको देते चलें और फिर वस्ती कश्मीर भी चलेंगे। शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी नुकसान की इतलात हैं। सैलाबी सूरत हाल कई एक इलाकों में पैदा हुई है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा इलाकों में कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाके, पटन, सोपोर, बांडीपुरा, ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा सूरत हाल खराब देखी गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज और कल दोपहर तक सूरत हाल मजीद खराब होगी, इसकी तस्दीक पहले से ही महकमा मौसमियात प्रेडिक्शन के जरिए कर चुका है और ये तस्वीरें उन बालाई इलाकों की जहां हल्की बर्फबारी का भी एक सिलसिला और मैदानी इलाकों में जहां सतह आब में अचानक इजाफे ने मुतअद्दिद मकामात पर बागात को नुकसान पहुंचाया है, ज़री अराजी को नुकसान पहुंचाया, इस तरह की कन्फर्मेशन हो रही है और यही वजह है कि इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए शुमाली कश्मीर के जो बालाई इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते हैं वो आज दूसरे रोज़ भी मुसलसल बंद हैं। सिंथन रोड पर भी आप सफ़र नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ अगर आप मुगल रोड पर आज भी जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी कोई गलती ना करें, क्योंकि मुतासरा इलाकों में पीर की गली, हीरपुरा और आसपास के इलाके भी हैं जहां नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इस बीच सड़कों को एहतियातन बंद रखा गया है।
दूसरी तरफ खबर यह भी है कि बांडीपुरा में एक बस्ती के अंदर पानी दाखिल हुआ है। अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, मुकम्मल तफसीलात वहां से हासिल करेंगे। पटन से हमें राही निसार ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ जहूर भट्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं बांडीपुरा से, साहिल शमीम भी हमें ज्वाइन करेंगे कुपवाड़ा से, बल्कि भट्ट शमीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जहूर, बांडीपुरा जिले की सूरत हाल क्या है, बताइएगा कल से अब तक जो कुछ हुआ, और अभी जो कुछ कंफर्मेशन हो रही है कि कुछ आबादी वाले इलाकों में या बस्तियों के अंदर भी पानी रात देर गए दाखिल हुआ है, नुकसान की कुछ खबरें हैं। जी बिल्कुल आसिफ, अगर बात करेंगे जो मौसम कई दिनों से जो कंटिन्यूसली खराब है, और अगर हम बात करेंगे जो हमारी पहाड़ी इलाका, पहाड़ी क्षेत्र जो है गुरेज बांडीपुरा, वो जो राब्ता सड़क है वो भी बंद है, और उसके साथ साथ जो वहाँ पे स्कूल्स को भी कल बंद कर दिया गया। लेकिन आज संडे भी है, आज ऑब्वियसली तो आज हॉलीडे होता है, लेकिन कल जो बिल्कुल उनको बंद भी रखा था, और वहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ था। उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश भी हुई थी। हालांकि जो आप पानी दाखिल होने का बात कर रहे हैं वो गुरुरा बांडीपुर का इलाका था। वहाँ पे कुछ जो नाले हैं, जो इरिगेशन कैनाल्स हैं, उनमें ज्यादा फ्लड्स लाइक सिचुएशंस थी, पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। लेकिन कल शाम से उसकी जो सतह है वो डाउन हो गई है, लेकिन पानी ज्यादा अंदर नहीं गया है, बस्ती खतरे से बाहर है। लेकिन अगर हम लोकल एरियाज की बात करेंगे, जो वाटरिंग इश्यूज हैं, तो उनकी वजह से जो है पानी बहुत सारे इलाकों में है, वो डिवाटरिंग का इश्यूज है। कि अगर सुमल टाउन की भी बात करेंगे, बांडीपुर इजला की भी बात करेंगे, तो वहाँ वो डिवाटरिंग का इशू है। वहाँ पे कई जगहों पे पानी बहुत ज्यादा जमा, लेकिन घरों के अंदर नहीं है। लेकिन लोगों को चलने फिरने में बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिवाटरिंग पंप्स को भी अभी तक तैनात नहीं किया गया है। लेकिन और आसपास के इलाकों में जहां तालीमी इदारे कल ही बंद करने के अहकाम सादिर हुए थे, वो आज भी बंद रहेंगे। आज तो छुट्टी है, लेकिन कल का क्या है कि अगर मौसम साफ रहता है तो सरहदी बेल्ट के अंदर किसी भी तरीके से इंतजामिया स्कूल खोलने के लिए या दोबारा तालीमी सरगर्मियां शुरू करने के लिए जाएंगी, या फिलहाल जो प्रेडिक्शन है उसी के हिसाब से काम होगा? देखिए, इसको पहले एसेस किया जाएगा। मैंने कल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से भी बात की है, मंजूर अहमद कादरी ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात की है। उनका एम किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। हमारी जो रेडी है, उन्होंने आरडी कंट्रोल रूम्स का कयाम अमल में लाया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से कंट्रोल रूम्स लाए गए हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 3 कंट्रोल रूम्स कायम किए गए। 2 सब डिवीजन लेवल्स पे संभल और गुरेज बॉर्डर में भी जो है कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उनको ये भी कहा कि जो हम पहले सिचुएशन एसेस करेंगे, उसके बाद ही फैसले को देखा जाएगा। लेकिन अभी जो आज हॉलीडे है, संडे आज बंद है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो ज़ालाबारी हुई है, यहाँ के जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी लीडरान हैं या यहाँ के मुकामी लोग हैं, वो गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे टीम्स को भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सारा दरमदार है वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पे होता है। वहां से भी नुकसान काफी ज्यादा। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। शमीम भट्ट के पास भी चलेंगे। शमीम भट्ट हमारे साथ कुपवाड़ा से, हंदवाड़ा से ज्वाइन किए हुए हैं। कुपवाड़ा की सूरत हाल क्या है शमीम? मुख्तलिफ इलाकों से नुकसान की तस्दीक अरकान असम्बली की जानिब से भी की गई। हुकूमत से सिचुएशन को असेस करना या फिर मुतासरीन के लिए मुआवजे की मुसलसल मांग की जा रही है। ओवरऑल नुकसान का क्या तखमीना लगाया जा सका, और मौसमी सूरत हाल पूरे शुमाली बेल्ट के अंदर खासतौर से कुपवाड़ा जिले में? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं, जिला कुपवाड़ा की जब हम बात करते हैं, कल से 2 दिन से लगातार बारिशों का सिलसिला लगातार जारी था। अगर पहले ही महकमे मौसम ने प्रोडक्शन दिए कि वादी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, जिसमें वादी बंगस की बात करेंगे, तरनासाब की बात करें, वहाँ पे हल्की फुल्की बर्फबारी हुई। कल तकरीबन 4 बजे के करीब यहाँ पे जबरदस्त जो है तालाबारी हुई, जिससे काफी ज्यादा हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो ट्वीट सामने आए, उन्हें साफ तौर पर जल्द से जल्द टीम को तश्कील देनी होगी हार्टिकल्चर और जिला इंतजामिया को चेक करे, तखमीना लगाए जितने नुकसान हुआ है। क्योंकि वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कि एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर, उनको काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ। अगर जिला कुपवाड़ा की बात करेंगे, जिला कुपवाड़ा में वालनट डिस्ट्रिक्ट जो करार दिया गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अखरोट की पैदावार जो है होती है वो मुतासिर हुई है। ठीक है, साहिल शमीम भी हमारे साथ हैं। साहिल शमीम, बालाई इलाकों के राब्ते मुतासिर हुए हैं, इम्कान है कि आज या फिर कल तक ही इंतजार करना होगा मौसम ठीक होने तक, दोबारा से जिला और तहसील हेडक्वार्टर के साथ लोग दोबारा से कनेक्ट कर पाए बालाई इलाकों में?
जी आसिफ, जिस तरह से लगातार बारिशों का सिलसिला जो है बालाई इलाकों से मैदानी इलाकों तक जारी रहा, वही अगर हम बात करेंगे जिस तरह से जो है तालाबारी भी बहुत इलाकों में हुई है, बाग मालिकानों को काफी नुकसान हुआ है, साथ में जो खेती बाड़ी से वाबस्ता लोग हैं उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जिस तरह से ACR कुपवाड़ा मुमताज अहमद शाह ने कल ही जो है एक एडवाइजरी जारी की है बॉर्डर के लोगों के लिए, जिस तरह से लैंडस्लाइडिंग के भी खतरात जो है वो लाहक है। और साथ में अगर हम तुमना चौकीबल की बात करेंगे, वहां पर जो है बाढ़ की वजह से जो है आबादी को खतरा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर है। वह वहां पर जो है कई लोगों को, कई घरों को जो है खाली किया गया है और दूसरी जगहों पर जो है उनको शिफ्ट किया गया है। नदी नालों में इस वक्त जो है तेज बहाव पानी जो है वो बढ़ गया है। अगर हम बात करेंगे जिस तरह से खेत खलियान है वो भी इस वक्त जो है वो खत्म हो चुके हैं। बाग मालिकानों के साथ साथ किसान लोगों का ये मानना है कि उनको जो है काफी नुकसान हुआ है। सरकार को चाहिए चलिए, बहुत शुक्रिया शमीम आजाद ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों का फिलहाल खबर ये है कि उनको जो है मुआवजा मिले। बदल चुका और बदलते मौसम के मिजाज के बीच आज के लिए भी जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी है। भाई से छोटा सा अपडेट जुड़ा मैंने वही बोला था। ये निसार भी हमारे साथ हैं, जरा शुमाली कश्मीर के पटन से भी अपडेट लेते हैं। राही, क्या इस वक्त आपके पास तफसीलात हैं और जो कल नुकसान की कुछ खबरें मौसूल हुई थी, क्या कंफर्मेशन है? अगर हम पटन पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे जगहों पे नुकसानात हुए हैं। अगर हम आसमानी बिजली की बात करें, पलालन इलाके में बहुत सारे जगहों पे आसमानी बिजली गिरी, जिसके वजह से वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान घरों में था वो वहाँ पे जल गया है। यानी कि अगर हम पलालन इलाके की बात करें तो वहाँ पे लाखों में नुकसान है। जिसके घर में भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज कोई भी था वो आसमानी बिजली गिरने की वजह से चल गया है। साथ साथ में अगर हम सालाबारी की बात करें तो पटन इलाके में भी कल तेज सालाबारी हुई, जिसकी वजह से जो मेवा बागात है यहाँ पे उनमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ। साथ साथ में अगर हम यहाँ पे जो फिरोजपुरा नाला है उसकी बात करें तो लोग हमेशा यहाँ पे एक सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं कि जिस टाइम यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो उसी टाइम क्यों एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मुतहरिक होती है। क्योंकि अगर फिरोजपुरा नाला की बात करें, हर हमेशा उसमें यह खतरा रहता है कि उसमें पानी चढ़ जाएगा। जो ही थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है तो उसमें सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, जिसकी वजह से कल भी हाजीवेरा इलाके में वहां पे जो पानी की लेवल हाई होगी और उसके बाद वो जो मेवा बागात वहां पे है उनमें भी पानी चला गया, जिससे लोग कहते हैं कि हमें हमारे फसलों में भी वहां पे नुकसान होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल इत्तला यह है कि आज भी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक बारिशों का आगाज थोड़ी देर में होना है। 12 बजे के बाद एक बार फिर तेज हवाएं और बारिशें होंगी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियां फिलहाल रुकी पड़ी है। रामबन के मेन बाजार और आसपास के अंदर जिस तरीके की कल तबाहकारियां हुई हैं उसकी वजह से बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जा रही है। ताहम सिमथन टॉप और दीगर रास्ते फिलहाल मुसलसल बंद पड़े हैं और पूरा अपडेट हम अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी आपको देते रहेंगे। लेकिन इस बीच शहर श्रीनगर के अंदर भी एडवाइजरी है और शहर श्रीनगर के अंदर झील डल के अंदर सफर करने वाले या उन सयाहों को जो झील के अंदर झील की खूबसूरती को देखने के लिए शिकारे का एहतमाम करते हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और यह साफ कर दिया गया है शिकारा ऑपरेटर्स को कि वो मौसमी हालात, बदलते मौसमी हालात के बीच में शिकारा को नहीं चलाएंगे। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि शिकारा पलटे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने बर वक्त उनको बाहर भी निकाला, लेकिन जो आज बाद दोपहर के बाद खबर आ रही है वो ये है कि तेज़ हवाएं चल सकती है, आंधी के बीच सूरत हाल तब्दील हो सकती है। तो झील के अंदर आज शिकारा को न चलाने की एडवाइजरी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की तरफ से कह दी गई है और ये साफ कर दिया गया है महकमा सयाहत को कि सेफ्टी गाइडलाइंस जो है उनको ध्यान में रखते हुए इस एडवाइजरी पर आज मुकम्मल तौर पर काम किया जाए। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि डल लेक के आसपास के इलाके के अंदर फोरशोर रोड पर बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट की जा रही थी कि आज शिकारा को झील के अंदर चलने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही मौसम का मिजाज बदल सकता है। तेज हवाएं जिसकी 80 से 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक भी स्पीड हो सकती है, उसका सिलसिला दोबारा आ सकता है और सयाह जो वहां पर जा रहे हैं सयाहत के लिए झील के अंदर, उनके लिए, उनकी जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है और पुलिस को भी मुतहरिक रहने के लिए कह दिया गया है। झील के अंदर आपको याद होगा कि पिछले 2-3 दिन के दौरान कई बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आई कि अचानक से तेज हवाएं चली और जो छोटी शिकारा थी जिनमें सयाह भी थे ये
पलटी, मौजूदाती तौर पर लोग वहां पर मौजूद थे जिन्हें बचाया गया, लेकिन सूरत हाल ये है कि आज बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दिया। इससे पहले एक और एडवाइजरी थी कि जनाब आप लाइफ सेविंग जैकेट के बिना नहीं चलाएंगे। वो एडवाइजरी तो सिर्फ हुक्म नवाब ताधरी नवाब तक की रही, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज तक भी नहीं हुई। लेकिन आज की इम्प्लीमेंटेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने भी ये बात कही है और महकमे मौसमियात की येलो अलर्ट भी आज दे दिया गया है। इरफान फाजिल भी हमारे साथ हैं। इरफान, शहर-ए-नगर में इस वक्त सूरत हाल क्या है? जो प्रेडिक्शंस महकमा मौसमियात की थी, क्या हम उस प्रेडिक्शन के मुताबिक जा रहे हैं और 12 या 1 बजे के आसपास फिर से मौसम तब्दील होगा, जिसके पेश नज़र एडवाइजरी शिकारा वालों या ऑपरेटर्स के लिए या मालिकान के लिए जारी हुई? इरफान, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए जनाब, ये तो थी बात मौसम के मिजाज की। अगर आप भी सफ़र आज करना चाहते हैं तो आज आप एहतियात करेंगे, क्योंकि SDRF की भी नोटिफिकेशन है, फिर महकमा सयाहत की भी नोटिफिकेशन, और मुझे उम्मीद है इस पर आज अमल होगा, क्योंकि मौजूदाती तौर पर परसों कुछ लोग बच निकले इसमें। लेकिन ज़रा बात करते हैं मेहमानों की, उन मेहमानों की जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी कमर कस ली है, और ये मेहमान भारत की पार्लियामेंट से जम्मू कश्मीर के लिए आएंगे। मरकजी व दाखिला वजारत की तरफ से ये बात सामने रखी गई है कि पार्लियामेंट्री पैनल जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहा है, और ये दौरा 6 दिन का होगा। 6 दिन के दौरे पर जम्मू और कश्मीर के दौरे पर स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला के मेम्बरान जो है वो 26 अप्रैल से 1 मई के दरमियान श्रीनगर और जम्मू के अंदर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर 31 मेंबर वजारत दाखिला के आला तरीन अफसरों के हमरा यहाँ पर आएंगे, जम्मू भी आएंगे, श्रीनगर भी आएंगे। और इतलात और ख़बरों के मुताबिक रियासत यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी के साथ साथ जो पुलिस और दीगर महकमा जात के सरबराहान हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात को तय पाया गया है। इस वफद की क़ियादत राज्यसभा के रुकन डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल साहब करेंगे, और 31 मेंबरों पर मुश्तमिल ये स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला की जो यहाँ पर आमद है, ये मुख्तलिफ अमूरात पर तबादला ख्याल करेंगे। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने तकरीबन अपने 25 सीनियर जूनियर अफसरों की तैनाती कर दी है, ताकि 31 मेंबरान का वफद जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए तो उस दौरे के दौरान कोऑर्डिनेशन में कोई भी परेशानी ना हो। जहां आला अफसरों के साथ इनकी मुलाकात होगी, वहीं पर सरहदी इलाकों का भी ये वफद जो है वो रुख कर सकता है। याद रखिएगा, एक वफद आ रहा है 26 अप्रैल से 1 मई के दरमियान। इस बीच रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो वफद जम्मू कश्मीर के दौरे पर था, रूरल डेवलपमेंट स्टैंडिंग कमेटी बराए पार्लियामेंट की जो जम्मू कश्मीर के अंदर था, उन्होंने अपना टूर मुकम्मल करके वापस भी कर लिए हैं, वो वापस चले गए हैं। और जब डॉक्टर राधा मोहन दास साहब अग्रवाल आएंगे तो अब ये 6 दिन के लिए आएंगे, और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामात को हतमी शक्ल पहले ही दे दी गई है। चलिए एक खबर और आपके सामने रखें और उसके बाद सीधा कॉलर्स की तरफ चलेंगे। बात जरा उन मुलाजमीन की भी करते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत के सामने मुसलसल अपनी बात रख रहे हैं। एहतिजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला देखा, लेकिन कल और परसों का दिन भी इंतहाई अहमियत का हामिल। महकमा जल शक्ति के साथ वाबस्ता या PHE के जो आर्जी मुलाजमीन हैं, उनका एहतिजाज जो पहले से कॉल दी गई थी, और कल एक पंचायत या महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें जम्मू के अंदर 2 रोज़ा पंचायत में अहम तरीन जो शख्सियात हैं उनकी शिरकत मुतवक्के है। जम्मू सूबे के अंदर जब यह एहतिजाज होगा तो बुनियादी मकसद ये कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने का जो मुतालबा है वो हुकूमती इदारों या जिम्मेदारान के सामने दोहराया जाए। और दूसरी बात, हाल ही के दिनों में जो मुलाकातें हुई, हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी, उस कामकाज को आगे ले जाने पर एक दबाव भी कंसर्न लोगों पर बनेगा, लेकिन साथ साथ दीगर मामलात भी हैं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी और बाकी चीज़ें, जिनमें डेली वेजेस के मसाइल को 2 दिनों तक सुनने की बात या यहाँ बात करने पर फोकस रहेगा। पहले रोज़ जहाँ इतलात के मुताबिक कल यानी 21 तारीख को जब इजलास होगा या ये जो पंचायत होगी, एहतिजाजी प्रोग्राम भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें अपोजिशन लीडरान और अगले दिन हुकूमत में बैठे जिम्मेदारान इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में इस खबर पर तनवीर हुसैन साहब ज्वाइन किए हैं,
PHE यूनियन सदर हैं सूबा जम्मू के अंदर, मुसलसल नुमाइंदगी करते हैं। तनवीर साहब, क्या प्रोग्राम है कल और परसों का? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका। और कल का प्रोग्राम जैसे आपको मालूम है कि 21 और 22 अप्रैल को हमने एक महापंचायत का आगाज किया है, जिसमें कश्मीर प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस से दोनों से हमारे डिलीजियस कैजुअल लेबर्स मुलाजमीन पहुंच रहे हैं, और जिसमें 21 तारीख को अपोजिशन को और 22 तारीख को हमने जो है सरकार के लोगों को वहां पे बुलाया है। तो जो हमारी जिन लोगों ने हमें कंफर्मेशन दी है प्रोग्राम में आने के लिए, उससे सरफहरिस्त वाहिदुर रहमान पारा साहब, जिन्होंने डिलीजियस के लिए बिल भी एक टेबल किया था और बदकिस्मती से वो पेश न हो पाया, वो भी इस प्रोग्राम में आएंगे। उसके अलावा LOP लीडर जो सुनील शर्मा जी हैं, वो भी वहाँ पे तशरीफ लाएंगे। और उसके अलावा जो वजीर है हमारे सतीश शर्मा जी, जम्मू प्रोविंस से आते हैं, उन्होंने भी वहाँ पे आने की हामी भरी है। इसके साथ साथ फार्मर जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, वो भी वहाँ पे पहुंचेंगे। जावेद रैना साहब जो मिनिस्टर है हमारे PHE के, वो भी आएंगे। डिप्टी CM को भी न्योता दिया था, लेकिन अभी तक उनकी कंफर्मेशन आज शाम तक हो जाएगी। तो कुल मिला के सरकार विपक्ष दोनों को महापंचायत में बुलाया गया है। अपनी डिमांड्स वहाँ पे रखेंगे, जो मिनिमम वेज एक्ट की हमारी सरफहरिस्त डिमांड रहेगी। इसके अलावा ऐसे कई लोग, 2000 से ज्यादा लोग जो अभी ऑनलाइन पोर्टल्स पे नहीं हुए हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स की वो बात रहेगी। ड्यूरिंग ड्यूटी जिनकी डेथ हो गई है वो कुछ लोग हैं, और कमेटी कहाँ तक पहुंची, कमेटी का काम, उसका भी जायजा लिया जाएगा। कुल मिला के एक जो है सरकार और सामने सामने 2 दिन की पंचायत जम्मू के अंदर होगी। तो बुनियादी मामलात यही हैं जो अब तक डिस्कस होते रहे, वही होगा या कुछ नया, कोई एजेंडा, कोई नए पॉइंट ऑफ डिस्कशंस इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे? नहीं, बेसिक एजेंडा तो हमारा यही है कि अगर लद्दाख में आप मिनिमम दे रहे हो, आप दिल्ली के अंदर मिनिमम एक्ट है, और वक्फ बोर्ड, आपको पता रिसेंटली एक जो चेयरमैन दक्षेंद्र द्राबी जी हैं, वक्फ बोर्ड में भी जो है मिनिमम एक्ट का आर्डर निकाला गया, उन लोगों को इंसाफ दिया गया। तो बाकी डिपार्टमेंट जो 47 महकमे हैं, तो इनमें क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसके ऊपर सरकार के सामने बात रखी जाएगी। दोनों अपोजिशन और रूलिंग, क्योंकि कश्मीर ज़ेर इंतजाम दिल्ली चल रहा है, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जॉइंटली डेलीगेशन एक दिल्ली में जाए और एक जो फाइनेंस पैकेज, स्पेशल पैकेज का एक ऐलान किया जाए। ठीक है, कमेटी के लिए सरकार ने टाइम मांगा है 6 महीने का। लेटर फंड ने उसको पहले से ही कहा है कि हम टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिनिमम एक्ट पे और जो डेथ केसेस हुए हैं, जो रिटायर्ड डिपार्टमेंट साथी हो रहे हैं, जिन लोगों को अभी तक सैलरियां नहीं मिली हैं, उसमें फॉरेस्ट कंपा हो, बाकी साथी हो, वाइल्ड लाइफ के लोग हों, तो सबके वहाँ बात रखी जाएगी और इश्यूज पे डिस्कस करके, और 22 तारीख शाम को फिर एक कैबिनेट फंड कमेटी की एक मीटिंग होगी, और अगले का जो पस मंजर या आगे के जो प्रोग्राम्स होंगे और उस पे तनवीर साहब, एक आखिरी चीज बताइएगा, सुबह कश्मीर से जो आपके तंजीम से मुंसलिक अफराद हैं या लोग हैं, क्या उन्हें भी मदऊ किया गया है? उनकी भी हिमायत मुकम्मल आपको हासिल है? बिल्कुल, कश्मीर प्रोविंस का जो हमारा नेटेड फ्रंट है, जिसके प्रेसिडेंट इमरान परे साहब हैं, उनको भी हमने मदऊ किया है। तारिक साहब हैं, उसका सजाद परे साहब को भी हमने लेटर मतलूब किया है यहाँ से इनविटेशन का। और जितने भी ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, सबको हमने उस पर बुलाया है। हमने बोला कि अपने ईगोइस्ट, अपना पर्सनल बेनिफिट साइड छोड़ के इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है सरकार के सामने, और एक अम्ब्रेले के नीचे इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ हमें जो फार्मर ट्रेड यूनियन लीडर्स रहे हैं, जिसमें ईजे कार की कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, उन्होंने सपोर्ट हमें किया है। और आपके चैनल के जरिए मैं तमाम उन ट्रेड यूनियन लीडर्स से भी जिनका लड़ाई 18 से 60 साल की, हम गए, हमने डंडे खाई, हमने मारे खाई, पानी कैनल हम पे आई, बेल्ट हम पे बरसी, और आज उनको भी वक्त है कि हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि ये जो मसला है काफी एहसास है, और ये उन लोगों का मसला है कि जो पिछले 25-30 सालों से रोडों पे है। तो हमने उनका साथ दिया, आज वक्त उनका भी है कि वो हमारा साथ दे के इस महापंचायत में आके वो भी अपना तजर्बा शेयर करें, ताकि इस मसले का वन टाइम सेटलमेंट हो। बहुत शुक्रिया तनवीर हुसैन साहब, हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नाज़रीन, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मुसलसल आप बने हैं। कॉलर्स की तरफ चलेंगे, एक एक करके आपकी बात सुननी है, और जब तक पहली कॉल आती है आपकी कॉल हम रिसीव करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात भी आपको बताते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली पहुँच गए हैं, लेकिन रात देर गए, दौरान सफ़र कुछ मुश्किलात उनको पेश आईं, जिस पर काफ़ी वो बरहम नज़र आए, नाराज़गी का इजहार किया, और सोशल मीडिया एक्स पर भी अपने ख्यालात या जज्बात का उन्होंने जो है वो इजहार किया, और मुख्तलिफ पोस्ट और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें लिखी गई उस पर बहुत सारे सवालात। ब्रेकिंग ज़रा प्ले कर दीजिएगा। उमर अब्दुल्ला का दारुल हुकूमत दिल्ली का दौरा है, इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, और उमर अब्दुल्ला के एक्स पर किए गए पोस्ट के मुताबिक रात तकरीबन 3 बजे के करीब वो दारुल हुकूमत पहुँच गए, लेकिन मुश्किल ये आई कि जब वो दिल्ली पहुँचे तो वहाँ से उनकी फ़्लाइट या जिस परवाज़ में वो थे वो डाइवर्ट कर दी गई जयपुर राजस्थान की तरफ, जिस पर या सहूलियात को लेकर इनडायरेक्टली उन्होंने सवाल भी उठाए, बरहम नजर आए।
और सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से जब तस्वीर शेयर की गई तो मुख्तलिफ किस्म के सवालात भी उनसे पूछे गए। दिखाइएगा जो पोस्ट उनने एयरपोर्ट से की है, जिस पर वो लिखते हैं 1 बजे के आसपास सेल्फी उन्होंने शेयर की और फिर 3 बजे जाकर वो दिल्ली पहुंच गए जब उन्होंने कंफर्म किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने सवालात पूछे कि यही मुश्किलात हुजाज इकराम को आती हैं, आज़मीन हज को आती हैं, आम शहरियों को, मुसाफिरों को आती हैं। हुकूमत को अगर इस मामले पर इतना संजीदा होना, अगर वज़ीर आला साहब को इतनी मुसीबत हो सकती है तो दौरान सफ़र आम शहरी किस मुसीबत से गुजरते होंगे। वज़ीर आला साहब को शायद इस बात का एहसास इशफाक हुआ होगा। एक्स पर किए गए पोस्ट के मुताबिक 3 बजे के आसपास वो दिल्ली पर पहुंच गए हैं और फिर नाराज़गी का भी इजहार उन्होंने किया क्योंकि डाइवर्जन हुआ और ये सफ़र जो था उनका वो 3 घंटे और, यानी जयपुर, फिर जयपुर से वापस दिल्ली की तरफ मज़ीद जो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र था वो 3 घंटे तक का हो गया। और दिल्ली के अंदर उतरकर एयरपोर्ट पर उन्होंने एक तस्वीर भी, जो एयरपोर्ट से उन्होंने तस्वीर शेयर की है, उसके साथ चंद अल्फाज लिख कर उन्होंने अपने एहसासात का जो है वो जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया है। जाना था दिल्ली, पहुंचे जयपुर और जयपुर पर जब वापस दिल्ली पहुंचे तो सीधी सी बात है 4-5 घंटे जब आप हवा में रहेंगे, जहाज में रुकेंगे तो ये फ्रस्ट्रेशन और ये गुस्सा दिखना था जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का था। और उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सफाई और दीगर मामलात का बिल्कुल भी कोई इंतज़ाम नहीं है। चलिए जनाब, ये तो थी बातें जनाब वज़ीर आला साहब की भी जो दिल्ली में है, टूर पर जाना है उन्हें। लेकिन सूरत हाल ये है कि कल जब निकले यहाँ से तो उनका अपना असेसमेंट था 1 घंटे के अंदर अंदर पहुँचेंगे, पहुँचे सुबह 3 बजे। तो ये जनाब लिखा होता है कभी कभार ऐसी चीज़ें भी। फिलहाल चलते हैं जी कॉलर्स की और फटाफट से आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करते हैं। 2-3 कॉलर्स को ज्वाइन करवाते हैं। अब जब आप फ़ोन करेंगे, बात करेंगे हमारे साथ, तो टीवी की आवाज़ वो लोग बंद करेंगे, वो दोस्त बंद करेंगे जिन्होंने फ़ोन के ज़रिए से अपनी बात रखनी है, अपनी मुतालबात, अपने मसाइल हुकूमत के सामने रखने हैं, तो वो टीवी की आवाज़ बंद करेंगे, सिर्फ मोबाइल या अपने टेलीफोन के ज़रिए से ही बात करेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक पे सर? असल पे अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज मिलो वारिया कल बे मौका तस बह कत कर यासमीना बस बार बार करान कत डेलीविजन मुतलिक वह वोन हसा गई बिल विल पास वन आई उमर सोबन हुकूमत वन हसा करो मगर करान कहें पन तनाज़ वातान थल डेलीवेज सट्रो पन्न महकमन मज वो उम्मीद कि गोड़ खुदा पत मगर कोर बदल बदल फिक्र छत वथान तो डेलीवेजन हूँ कोर कहें तमो वो बिजली दिमो खुद दिमो गोडनैथ 15 वर्यन हेजमेंट डेलीवेज बस तन वो बड़ ग मगर वो हेन खत्म तथ मगर अंदान छुक कहें चीफ सेक्रेटरी साहब सरबराही अंदर तमाम मामलात से वुचान लगभग आखिरत होतुन तत गसुन बे ज़रियत इंतजार कर 3 रेतन अंदर अंदर तथ कमेटी रिपोर्ट दिन यानी यह सोद मामले ये नयम फेर ये बजट इजलास गस यानी यह वरी नेर ये नई फेर ये बजट इजलास तथ मज कह गसित लेकिन तोत तामत अगर सह मिनिमम वेजेस वोल मामले गो सह बड़ राहत तिमन सासवाद लुकन सिर्फ कह 100 रुपये निमान कह 100 रुपये तनख्वाह निमान तिमन हे राहत मिल। लेकिन उम्मीद है कि इत पे हुकूमत यचान इत पे मुलाजिम तो सरगर्म कह नत कह वत नेर जरूर क्या सासवाद लुकन हूं मामला। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गौर साहब अच्छा तक वो उमर सबन बीजी मुताबिक फीस जी। हेलो जी 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 वनी मज बीजी मुताबिक वो ना गौर साहब उमर सबन तो इन गई मगर अत आर्डर वोतमुत इंटरेस्ट माफ बार बार भरमुक
याज ये अच्छा यस तम स्कीम अनाउंसमेंट कर बिल्कुल तथ ऑफिशियल ऑर्डर किन कि बकाया जात आसन तम बरन मरहलावार तरीकन में किस्तन अंदर बरन यमुक तमो अनाउंसमेंट कर बिल्कुल तथ ऑफिशियल ऑर्डर वन किन मे कोर ओत्र सह पता अच्छा उम्मीद कि चूंकि वन वज़ीर आला सब दिले अंदर लेकिन यम तिहद कारन यम तिहद अहलकार तिहद जिम्मेदार तम बोजन यह कत और तम करनावन इम्प्लीमेंट लूक फीस हिसाब भरुन लेकिन थोड़ा सा राहत दी तो किस्तन मज रटो सह तिथे पे आज मार्च ब्रो बरान ताकि मामले गया थोड़ा सा राहत मिले लुकन आपका मामला बिल्कुल दरअसल मुझे उम्मीद है कि KPDCL भी और JPDCL के जिम्मेदार जो है वो ज़रूर आपकी इस तजवीज़ को, क्योंकि वज़ीर आला साहब की कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे जी। एक और कॉलर। हेलो 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 जी सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। नाम बताइएगा अपना, कहाँ से हैं आप? सर मैं रजमसी रोड से बोल रहा हूँ जी। राम सागर खान जी खान साहब बताएं। जी सर, मैं बोल रहा हूँ ये मुर्तज़ा सरकार जो है इसने बोला था बिजली देंगे, राशन देंगे, इसके बारे में जी यही जानना चाहता हूँ। देखिए बिजली वाले मामले पर तो ऑर्डर है, लेकिन वो उन लोगों को मुफ्त है जो AOA वाले हैं, वो कोई लाख सवा लाख लोग टोटल ही हमारे जम्मू कश्मीर में हैं। लेकिन जहाँ तक चावल वाला मामला है शायद उसमें नोटिफिकेशन जारी होनी है, लेकिन बाकी मामले भी बड़े हैं, वो अभी पड़े हैं कि रोज़गार का मामला और दीगर मामले कैसे होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्डर आ चुके हैं, कुछ चीज़ों की एवेटेशन है, लेकिन बड़ा मामला ये था कि बिजली 100 यूनिट या 150 यूनिट फ्री करने का वो सबके लिए कब होगा, ये एक बड़ा चैलेंज उनकी सरकार के लिए भी है जी। लास्ट कॉलर दे दीजिएगा प्रोग्राम के। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं बानीपुरा से बात कर रही हूँ। जी मैम बताएं। हमारा ये इशू है सर कि हम जब बानीपुरा हॉस्पिटल जाते हैं, ये हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है सर। अगर हमें रात में कोई पेशेंट बीमार होता है जिनके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होती है जी। हेलो जी 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 ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, इमरजेंसी में कोई रेफर होता है श्रीनगर, लेकिन वो फैसिलिटी जो हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए, हम मजबूर होते हैं रात के टाइम किसी भी हद तक जाने के लिए श्रीनगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। लेकिन रीजन ये है कि जब तक हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं पेशेंट उस कंडीशन में नहीं होता है, जो कि रास्ते में ही डेथ हो जाती है या किसी क्रिटिकल पोजीशन में पहुँच जाता है। स्टाफ वहाँ पे होते हैं हार्डली डॉक्टर्स दो जो अवेलेबल होते हैं, 2 डॉक्टर्स हजारों पेशेंट्स का क्या कर पाएंगे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है मोहतरमा कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जिला तहसील लेवल्स पर भी है, ब्लॉक लेवल्स पर भी है, अगर ये नेटवर्क सही तरीके से काम करना शुरू करे और हुकूमत ये फैसला करे कि जना हाँ हमने हर तरफ से सही सिमत में डॉक्टरों की तैनाती करनी है, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती करनी है, तब जाकर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अदरवाइज़ आपकी बात सही है कि शाम को एक आधा डॉक्टर वो OPD में कैसे बैठेगा और जो पेशेंट ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर उन्हें कैसे देखेगा, बड़ा सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जेन्युइन डिमांड जो है इसे नेशनल हुकअप पर, स्टेट हुकअप पर देखकर इसको एड्रेस करने की वज़ीर सेहत साहिबा भी कोशिश करेंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूँकि आज इतवार है, आप छुट्टी बनाइएगा, हमें देंगे आप इजाज़त, हम आपको मिलेंगे और भी खबरों में पूरे दिन, क्योंकि हर दिन खबर तह तक आपको तक पहुँचानी रहती है, हर पल आपको खबर तह तक पहुँचानी है। छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार हिंदी में ताज़ा तरीन खबरनामा।